दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमारी वित्त मंत्री ने संसद में यूनियन बजट पेश किया। हमेशा की तरह सत्ता पक्ष ने बजट की खूबियां बताईं तो विपक्ष ने इसकी कमियां गिनाईं। बहरहाल हम स्टील से जुड़े हैं तो हम इसे स्टील के परिप्रेक्ष्य में ही समझने की कोशिश करेंगे, और बात वित्त की हो रही हो तो वित्तीय मामलों के विशेषज्ञों से ही समझा जाए तो बेहतर है। डॉक्टर राजेश शर्मा ऐसे ही वित्तीय जानकार व सलाहकार हैं जिनकी सेवाएं हम पहले भी ले चुके हैं। ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आरती स्टील्स लिमिटेड में बतौर फाइनेंस हेड अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो स्टील वालों ने बजट में क्या खोया क्या पाया, यह समझने के लिए आइए हम आपको डॉक्टर शर्मा जी के ऑफिस लिए चलते हैं। धन्यवाद हरबंस जी। वर्ष 2024-25 के बजट पेश करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी ने बहुत सारी घोषणाएं की। बजट का पूरा उन्होंने अपने भाषण के दौरान विश्लेषण भी किया। इस बजट में स्टील सेक्टर के लिए जो कुछ ख़ास चीज़ें हैं हम उनका यहाँ पर थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे। एक तो बड़ा अच्छा एक वेलकम स्टेप है जो कि भारत सरकार ने फेरोनिकल के ऊपर जो है वो BCD 2.5% लगा करती थी, वो बिल्कुल रिमूव कर दी है। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो स्टील मेकिंग की कॉस्ट है वो नीचे आएगी। साथ ही में 25 क्रिटिकल मिनरल्स जो थे उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया हुआ है कि जिस पर कि टोटल ड्यूटी जो है वो कस्टम की ड्यूटी एग्जम्प्ट करने का प्रावधान किया है। उसमें लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ जो मेजर मिनरल्स हैं वो हैं लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट। ये बेसिकली वो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में शामिल हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ये काम में आते हैं, उनका रॉ मटेरियल बनते हैं। पहले की तरह ही फेरस स्क्रैप को इस बार फिर BCD से एग्जम्प्ट रखा गया है, और अभी ये जो एग्जम्पशन है ये 31/3/2026 तक जारी रहेगी, और उसके बाद फिर सरकार दोबारा से इसको रिव्यू करेगी कि फेरस स्क्रैप का आगे एग्जम्पशन बढ़ाना है या कैसे रहेगा। स्पेसिफिकली अगर स्टील सेक्टर की बात करें तो ये 2-3 ही अनाउंसमेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली स्टील सेक्टर से रिलेट करती हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी घोषणाएं इस बजट के दौरान की गई हैं जो कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो स्टील सेक्टर को पुश करेंगी। सबसे बड़ी जो घोषणा है वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 2 करोड़ नए घर देने का प्रावधान है। जब 2 करोड़ नए घर देने का प्रावधान है तो उसके अंदर स्टील सेक्टर की भी रिक्वायरमेंट आएगी, टोर स्टील बढ़ेगा, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट आती है, तो उससे क्या है स्टील सेक्टर की डिमांड पे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की जो सोलर पावर की जो योजना है कि हर घर के ऊपर एक हम सोलर पैनल लगाएंगे जिससे कि बिजली की अच्छी व्यवस्था होगी और हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। इससे क्या है कि अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो पर यूनिट ऑफ बिजली वो कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी देशों की तरह ही भारत भी प्रतिज्ञाबद्ध है कि किसी तरीके अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए। तो उसमें सबसे बड़ा जो स्कोप है वो एक एनर्जी के ऊपर है। अगर हम एनर्जी जो है वो विदाउट कार्बन एमिशन करेंगे तो उससे हम अपने इस जीरो कार्बन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में हमें मदद मिलेगी। दूसरा, एक जो बजट के अंदर एक अच्छी अनाउंसमेंट इस बार की गई है वो ये है कि जो विदाउट कोलेट्रल जो लोन उद्यमों को दिए जाते हैं उसमें गवर्नमेंट ने उसका स्कोप बढ़ा दिया है, जिससे कि विदाउट कोलेट्रल अपने को क्रेडिट की अवेलमेंट हो सकती है। साथ ही साथ जो पहले बहुत ही अच्छी योजना जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई थी मुद्रा के नाम से, उसमें पहले सिर्फ 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता था। अभी इस मुद्रा लोन के अंदर भी जो लिमिट है वो 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है।
जैसे ही 10 लाख से 20 लाख की लिमिट होगी तो उससे क्या है कि जो नए उद्यमी हैं, जो नए लोग हैं, उनको भी मौका मिलेगा कि वो आगे बढ़कर आएँ और अपना भारत की जीडीपी के अंदर अपना हिस्सा दें। एक तरफ तो सरकार ने नए लोन्स को बढ़ाने के लिए CGTME जो स्कीम है विदाउट कोलेट्रल और मुद्रा को प्रोत्साहित किया है। साथ ही पहली बार भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसी भी सोच रखी गई है या सोच रखने की एक नींव रखी गई है कि SMA को भी सपोर्ट करना है। SMA होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। किसी भी वजह से अगर किसी उद्यमी ने या किसी संस्था ने अगर कोई लोन लिया है और उसके अंदर थोड़ी बहुत चूक है किस्तों को वापस करने में या ब्याज को देने में, अगर थोड़ा चूक हुआ है, तो अगर हम अभी का सेटअप देखें, अगर अभी की जो प्रणाली है, अभी जो व्यवस्था है, उसके अंदर कभी भी जो अकाउंट एक बार SMA में रिपोर्ट हो जाता है, उसको कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आगे और लोन देने की इच्छा नहीं रखता है या उसको और फर्दर जो है क्रेडिट की फ्रीज लग जाती है। ये पहली दफ़ा है कि इस बजट में ऐसा एक प्रावधान है कि अगर कोई अकाउंट SMA में चला गया है लेकिन वो अवॉइडेबल है, उसको अभी क्रेडिट दे करके ठीक किया जा सकता है, तो वो भी सपोर्ट अवेलेबल है। तो SMA सपोर्ट से क्या होगा कि अगर जो बाज़ार के अंदर कोई लिक्विडिटी की थोड़ी बहुत कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। एक इस बजट के अंदर और प्रावधान किया गया है कि ट्रेड्स की जो लिमिट थी, जिसमें कि ट्रेड्स एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी SME जाकर के अपना बिल जो है वो डिस्काउंट करा सकता है। वो लिमिट पहले 500 करोड़ की कंपनियों के लिए अनिवार्य था कि वो अपने आप को ट्रेड पे रजिस्टर्ड कराएं। वो 500 करोड़ से अभी 250 करोड़ पे ले आए हैं। तो इसलिए अभी जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स जो हैं वो ट्रेड्स के ऊपर अवेलेबल होंगे और MSME जो हैं वो अपना बिल वहाँ जा कर के डिस्काउंट करा सकते हैं, जिससे उनके हाथ के अंदर लिक्विडिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हमने डिस्कस की जिसके साथ कि इनडायरेक्टली क्रेडिट को सपोर्ट मिलेगा और क्रेडिट से क्या है, लिक्विडिटी बढ़ेगी और लिक्विडिटी बढ़ने से ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी, तो स्टील की भी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही सारी चीज़ें जुड़ी हैं। इस बजट के अंदर अभी हम थोड़ा इनकम टैक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इनकम टैक्स में क्या चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा एक जो चर्चा का अभी विषय बना हुआ है वो है कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था। प्रॉपर्टी के अंदर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था उसमें हमें इंडेक्सेशन की व्यवस्था थी। कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन थी वो हमारी बढ़ जाती थी इंडेक्सेशन की सहायता से, और जो कैपिटल गेन टैक्स 20% लगता था। अभी इस बजट में ऐसा प्रावधान है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन की जो व्यवस्था है वो नहीं रहेगी। आपको सिंपल 12.5% की दर से इनकम टैक्स देना होगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी रियल स्टेट के अंदर लोगों को जो कैपिटल गेन होता है उससे अभी इंडेक्सेशन ना होने की वजह से जो है टैक्स आउट को बढ़ जाएगा। दूसरा जो एक बजट के अंदर चेंज आया है कि जो इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटीज़ थ्रू शेयर्स और थ्रू अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक म्यूचुअल फंड जो रहेगी। दूसरा इस बजट में जो चेंज है कि कैपिटल गेन ऑन इक्विटीज़ in the shape of direct equities, in the shape of direct equities और म्यूचुअल फंड और अदर इंस्ट्रूमेंट, उसमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था पहले 15%, उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले 10% लगता था उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर गेन है उनको ऐसा लग रहा है कि ये टैक्स बढ़ने की वजह से उनकी जो नेट इनकम है वो कम हो जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है कि उनकी नेट इनकम जो है कम हो जाएगी क्योंकि उन्हें अभी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट में ऐसी एस्टिमेशन की गई है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटीज़ एंड म्यूचुअल फंड्स के अंदर टैक्स बढ़ाया गया है।
इससे एक ये भी आशाजनक, इसमें भारत सरकार की एक ये भी आशाजनक नीति हो सकती है कि इस सेक्टर के अंदर और प्रॉफिट आ सकता है। ऐसा इसी वजह से ये प्रावधान किया हुआ है कि इसमें कि भारत सरकार को ऐसा लगता है कि अभी कैपिटल मार्केट के अंदर अभी वैल्यूज़ अनलॉक होनी और बाकी हैं, जिससे कि जब वो वैल्यूज़ अनलॉक होंगी या जब वो प्रॉफिट और रियलाइज़ होगा तो उसके अंदर भी भारत सरकार को अपना राजस्व बनाने का एक मौका मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आम आदमी की बात करें, एक सैलरीड क्लास आदमी जो कि सबसे ज़्यादा नंबर में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्नें भरते हैं और जो सबसे ज़्यादा अपना योगदान देते हैं भारत सरकार को कर दे करके, उनको 17,500 रुपये पर एनम की 17,500 रुपया सालाना टैक्स में बचत का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि जो स्टैंडर्ड रेट्स चेंज किए गए हैं और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन एक सैलरीड क्लास को 50,000 रुपये मिलती थी वो 50,000 से बढ़ा करके 75,000 रुपये कर दी गई है। 50,000 से 75,000 रुपया जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ी है वो, प्लस जो टेबल चेंज हुआ है, जो इनकम टैक्स के रेट्स के अंदर जो स्लैब रेट में चेंज हुआ है, उससे टोटल जो है एक सैलरीड एम्प्लॉय को 17,500 रुपये सालाना की दर से टैक्स में कटौती होने का प्रावधान है। धन्यवाद।